हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल C4 केमिस्ट्री में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसका MCQ जो पार्ट है सेक्शन A, उसका हम आंसर की यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी आप अपने आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि आपका कितना स्कोर बना है। सेट 2 जो है, सेट 1 की कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी जो है पहले बना दी है, आप उसमें से देख सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सेट A और B दोनों में कॉमन थे, तो उनके आंसर आप सेट 1 की जो कंप्लीट वीडियो बनाई है उसमें से आप देख सकते हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सेट 2 के अंदर कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट डाइमराइजेशन इन ए गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक कंपाउंड जो है कंप्लीट डाइमराइजेशन कर रहे हैं, तो तब वेंटो फैक्टर वाई जो है वेंटो फैक्टर आई पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, वेंटो फैक्टर आई जो है डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 होता है और एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होता है। तो डाइमराइजेशन हो गया, डाइमराइजेशन में जो है 2 मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 मॉलिक्यूल बन जाता है, वहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई की वैल्यू 0.5 हो जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। Second question. In the second question, rate law equation is given R is equal to K, A raised to power 1, B raised to power 2। और बोला गया कि A की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है और B की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो व्हाट इज़ द चेंज इन द रेट। तो B का स्क्वायर, B की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2B स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो 4। तो क्वाड्रपल जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। If we talk about question number 3rd, reaction of 1-phenyl 2-chloropropane with alcoholic KOH gives mainly, this is the example of dehydrohalogenation reaction। और यहाँ पर आपके रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा 1-phenyl propene, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो ट्रांजिशन मेटल के जो होते हैं उनके बीच में जो वॉइड होता है वहाँ पर स्मॉल साइज के एटम कार्बन हाइड्रोजन एटसेट्रा जो है उसको हम, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में स्मॉल साइज के एटम कार्बन हाइड्रोजन उनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है और उससे जो है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस किया जाता है। तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और सब्सटेंस हार्ड हो जाता है। तो इसमें आंसर जो आपको हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हार्डर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस क्वेश्चन बोथ कैटायनिक पार्ट एंड एनायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की फॉर्म में है, इसीलिए कौन सा हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कौन सी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन में स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको एक साइड में एस्टर ग्रुप दे रखा है, दूसरी साइड में कीटो ग्रुप दे रखा है और NaBH4 जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इस केस में क्या होगा, इट कैन रिड्यूस ओनली कीटो ग्रुप नॉट एस्टर ग्रुप। तो ये जो आपका कीटो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और एस्टर ग्रुप आपका एज इट इज रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा इसमें ए ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर सेवंथ क्वेश्चन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन इथाइलमीन गिव्स मेनली। इथाइलमीन जो है जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड वो क्या बनाते हैं, अल्कोहल्स बनाते हैं। तो इथाइलमीन में 2 कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये पूछा गया कि कॉपर सल्फेट की जब हम कॉपर सल्फेट के अंदर 1 फैराडे कितने फैराडे चार्ज जो है पास करेंगे ताकि 1 मोल कॉपर का डिपॉजिट हो, तो उस केस में CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी तो वहाँ पर 2 फैराडे चार्ज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/4 इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन देन द टाइम टेकन फॉर हाफ लाइफ।
Dear students, you know very well the relation between half life and the initial concentration for the zero order reaction is, तो इसमें क्या रिलेशन होता है आपका, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2K होता है। तो उस केस में आपका जो है यहाँ रिलेशन होगा, एंड यू नो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, और जब ए नोट की कंसंट्रेशन को 1/4 कर दिया तो टी हाफ भी आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रिड्यूस टू 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोलिसिस, किसकी हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सुक्रोज इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ क्लियरली गिवन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इटार्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया कि कॉम्प्लेक्स ही दिए गए हैं 4, उनमें से पूछा गया कि कौन से कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ असर्शन रीजन टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि क्या आंसर होगा मेरा, ठीक है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, वन ग्लूकोज इज एडिड टू वाटर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। यू नो वेरी वेल, ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वाटर में ऐड करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होगा, राइट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड रीजन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट रीजन। जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसी वजह से ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन को और ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें बोला गया कि लैम्बडा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज ए शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। जो डिबे हकलोन सागर इक्वेशन के बेस पर आपने जो ग्राफ प्लॉट किया था लैम्बडा एम और रूट सी के बीच में, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, कंसंट्रेशन को जीरो का अप्रोच करेंगे तो एकदम से शार्प इंक्रीज आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फिर आगे बोला फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम डाइल्यूशन करेंगे उतना ज़्यादा जो है डिसोसिएशन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज होता है, और जिस वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इसमें डिक्रीजेज लिखा हुआ है तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। तो देखो एनिलीन जो है ये गुड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, बट जैसे हमें मोनो हेलोजिनेशन करना हो, मोनोब्रोमिनेशन करना हो, तो हम इस ग्रुप को क्या करते हैं, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देते हैं बाय एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप लग जाता है, तो ये ठीक है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला कि एसिटाइलेशन डिक्रीजेज द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द अमीनो ग्रुप, ये भी आपका करेक्ट है। एसिटाइलेशन से अमीनो ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, इसी की वजह से ही मोनोब्रोमिनेशन होता है। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नीज शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 इन 3D सीरीज, वेरी गुड। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैग्नीज हाईएस्ट शो करता है इसमें 3D सीरीज के अंदर, और ट्रांजिशन मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये भी आपको पता है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में 4s और 3D के बीच में क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट 18 क्वेश्चन सेट 2 से आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव ऑन टू सेट थर्ड। तो सेट थर्ड में आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड डॉट CaCl2.6H2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। तो जब भी कोई आयनी साल्ट कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द साल्ट सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n, वही n की वैल्यू होती है। तो दिस और I इज इक्वल टू n हो जाता है कंप्लीट डिसोसिएशन पर, तो इसीलिए 3 आयन जो है बनेंगे कैल्शियम क्लोराइड के। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ टाइप A into products
रेट इक्वेशन में भी ये फर्स्ट जो ऑप्शन आपका ये है राइट आंसर है, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए होता है। तो टी को नीचे के इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए डिवाइड बाई टी, दिस इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग Cu2 प्लस हैलाइड इज नॉट नोन। तो डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी CuI2 क्यूप्रिक आयोडाइड जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता आपका। देखो CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज कॉपर 2 प्लस साल्ट जो है आयोडाइड जो है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाता है किसमें, इनसॉल्युबल कॉपर 1 आयोडाइड में, Cu2I2 में जो है रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए कॉपर 2 CuI2 जो है 2 प्लस में आयोडाइड जो है स्टेबल नहीं होता, और आपका जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये सभी में सेम पूछा गया कि अल्फा डी ग्लूकोज की जो है स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो अलग है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है जब डिफरेंट हो तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन गिव्स ए टर्सरी अल्कोहल। तो आपको पता है कि टर्सरी अल्कोहल जो है कौन सा देगा यहाँ पर, 2 मिथाइल प्रोपीन जो आपका टर्सरी अल्काइल जो है फॉर्मेशन करेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये आपके सामने मैंने दिखा रखा है कि कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टीफन रिडक्शन। तो नाइट्रोबेंजीन की जब स्टीफन रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये अभी डिस्कस किया है, सेट नंबर 2 में सेम था, तो इसमें आपका 8th क्वेश्चन में ए इज़ द राइट आंसर, 1 फिनाइल प्रोपीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कोरोजन ऑफ आयरन, ये रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन ऑफ आयरन की बात है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। सो 9th क्वेश्चन में सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 तो इसमें बोला गया कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो कौन मेजर करता है, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आपने पढ़ा होगा मॉलिकुलरिटी की डेफिनेशन ही यही होती है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स या कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वही आपका क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करते हैं वही मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज लैक्टोज हाइड्रोलिसिस करेंगे तब जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाता है, वेरी वेल सभी को पता है अच्छे से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि कौन सा जो है एसीटल का एग्जांपल है, कौन सा एसीटल है। एसीटल या कीटल क्या होते हैं, जैम डाई एल्कोक्सी एल्केन जो है उनको क्या बोला जाता है, एसीटल या कीटल बोला जाता है। तो इसमें डाई एल्कोक्सी किस में है, सी ऑप्शन में है, मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए दो। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ क्या रिलेशन होता है उसका, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट असर्शन रीजन टाइप, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो 1 बाय 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन की स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, व्हेन NaCl इज एडिड टू वाटर ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और रीजन क्या होता है इनका, ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। बट इसमें आप देख सकते हैं रीजन की स्टेटमेंट में लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। तो ये स्टेटमेंट आपकी रीजन की गलत हो गई, तो जिस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन स्टेटमेंट में ये जो सेट बी में सेम है, ये आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया। इसमें एसिटाइलेशन जब जो है कर देंगे अगर एनिलीन की तो मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगी, वो एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीज होने की वजह से ही होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका ये डिबे-कलोन सागर इक्वेशन जो है
लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो जब हम लैम्बडा एम और स्क्वायर रूट सी में ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कर्व जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है एंड दैट कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू द वाई एक्सिस, और मैक्सिमम जो है लैम्बडा एम नॉट वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट की जा सकती है ग्राफ से, बट एक्सपेरिमेंटली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो इसीलिए इसने क्या बोला है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लैम्बडा एम वर्सेस सी स्क्वायर रूट ऑफ सी कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू स्टेटमेंट है। लैम्बडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलार्स लॉ। लैम्बडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा एम नॉट जो है वो लैम्बडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ का यूज करके, यस कोलार्स लॉ का यूज करके हम लैम्बडा एम नॉट या वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ई नॉट टू सी यू टू प्लस सी यू इज पॉजिटिव। यस ये पॉजिटिव होती है। ये रीज़न यही होता है कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है और एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन हाई होती है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस स्टेटमेंट असर्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए फॉर सेट ए एंड सेट 2 एंड 3 इज क्लियर एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।